इसके पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रॉइड और इन सेंटर के बारे में। पहले आज हम लोग उन दोनों को रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग जेईई मेन के क्वेश्चंस भी बनाए थे, है ना। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में। तो पहले हम लोग सेंट्रॉइड और इन सेंटर को रिवाइज करते हैं 2 मिनट में। ध्यान से देखिए, हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल ए बी सी का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। एक है x1, y1 और दूसरा है x2, y2, तीसरा है x3, y3। अब ये वर्टेक्स ए को उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे तो हम लोग को एक मीडियन मिलेगा, ठीक है। ए डी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। उसी तरह से बी को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ई, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तब ये 2 मीडियन मिल रहा है, ए डी और बी ई, ये दोनों मीडियन है इस ट्रायंगल का। उसी तरह से तीसरा भी मीडियन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वर्टेक्स सी से ऐसे करके, ये सी एफ। तो ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहा जाएगा। सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे, सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं। अब जी का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे तो कितना आया था? एक्स बराबर आया था सम ऑफ ऑल दी एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y कोऑर्डिनेट भी इसी तरह से आया था y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। क्या आपको याद है? याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इन सेंटर के बारे में, और इन सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था आप ध्यान से देखिए। अगर कोई आपके पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी, वर्टेक्स ए के सामने वाला साइड की लंबाई को स्मॉल ए बोल देते हैं, वर्टेक्स बी के सामने वाले साइड की लंबाई को स्मॉल बी बोल देते हैं, और वर्टेक्स सी के सामने वाले साइड की लंबाई को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्मॉल सी बोल देते हैं। तब इस ट्रायंगल का जो पहला वर्टेक्स है अगर वो x1, y1 है, और दूसरा वर्टेक्स x2, y2 है, और तीसरा वर्टेक्स x3, y3 है ना। तब हम लोग इस ट्रायंगल का अगर इंटर्स आपको क्या पूछा जाए, इन सेंटर पूछा जाए, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करते थे कि जैसे ये एंगल है ए, इसका एंगुलर बाइसेक्टर हुआ ये, उसी तरह से एंगल बी का ये एंगुलर बाइसेक्टर, ये एंगल सी का एंगुलर बाइसेक्टर, तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगा। उस कॉमन पॉइंट को इन सेंटर कहा जाएगा। अब इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम लोग निकाले थे। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकाले थे? तो हम लोग निकाले थे एक्स बराबर आया था, एक्स बराबर कितना आया था नीचे लिख देता हूँ, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, सॉरी बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया था? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना हम लोग पढ़े थे इन सेंटर और सेंट्रॉइड में, है ना। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे पहले सर्कम सेंटर फिर ऑर्थो सेंटर। तो आप ध्यान से देखिए, आइए सर्कम सेंटर हेडिंग लिखिए। क्या होता है ये सर्कम सेंटर? बहुत ही सिंपल है। देखिए, सर्कम सेंटर का डेफिनेशन है कि अगर मान लो कि ये कोई आपके पास ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ रहेगा। तो तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2, और तीसरा वर्टेक्स है x3, y3, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का 3 साइड होगा। तीनों साइड का अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे देखो, ये है साइड BC, इसका ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप क्या कीजिए? परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, है ना। उसी तरह से ये है साइड AB, इस AB का ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, है ना। उसी तरह से इस साइड का यहाँ पर है मिड पॉइंट AC का, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। और ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा?
ये कॉमन पॉइंट से गुजरेगा, उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर, जिसे ओ से डिनोट किया जाता है ना, सरकम सेंटर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकम सेंटर का डेफिनेशन क्या है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter, circumcenter, ठीक है। अब इस बात को याद रखिए, सरकम सेंटर का डेफिनेशन हो गया। अब अगर आपको सरकम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना हो तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ये एंगल है ए, ये एंगल है बी और ये एंगल है सी, ठीक है, और तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। तब इस सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप पहले x, y मान लीजिए, x, y। तब ये सरकम सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा वो निकाला जाएगा एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मूला से। और वो कैसे निकाला जाएगा, वो ऐसे निकाला जाएगा, x बराबर x1 साइन 2a प्लस x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c, ठीक है, बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। इस फॉर्मूला से x कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा उस सरकम सेंटर का। अब ये क्या है, साइन, ये कौन सा साइन की बात हो रही है, वो ट्रिगोनोमेट्री वाला साइन थीटा की बात हो रही है। और ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, ये एंगल्स है इस ट्रायंगल का, ठीक है। ये कैपिटल ए एंगल, ये कैपिटल बी और ये कैपिटल सी, ठीक है। उसी तरह से अगर आपको y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, y बराबर y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 3c मतलब 2c बाई साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। इस फॉर्मूला से y कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा। क्या यह फॉर्मूला देख करके डर लग रहा है, डर नहीं लगना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अभी क्या है कि इस फॉर्मूला को बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम लोग, ये एक्चुअली ज़्यादातर यूज़ होता नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको तीनों एंगल पता होना चाहिए। जनरली क्वेश्चन में आपको एंगल दिया हुआ नहीं रहेगा, इसीलिए ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। लेकिन आप इसको याद रखिए, मैं डेरिवेशन इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये यूजलेस ऑलमोस्ट है ना। दूसरी बात क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं, है ना। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सरकम सेंटर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सरकम सेंटर। सरकम सेंटर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सरकम सेंटर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के इनसाइड में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के आउटसाइड में होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है। अब देखिए कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करते हैं इस बात को। देखो ऐसे, ये है हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अगर आप तीनों साइड का एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा दिखने को मिलेगा।
देखो इनसाइड में है, सर्कम सेंटर कहाँ होगा, ट्रायंगल के इनसाइड में होगा, अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ तब, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, तब ऐसा होगा। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, और अगर मान लो कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हुआ तो उसके आउटसाइड में होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, देखो ये ले लो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये देखो ऐसे ऐसे, है ना, और इसका अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो तीनों साइड का अगर एंगुलर बाइसेक्ट सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो आउटसाइड में इंटरसेक्ट करेगा, इसीलिए ऑर्थो सॉरी सरकम सेंटर आउटसाइड में होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, अब मान लो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, अगर तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, जैसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसे जाएगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए सी का तो वो ऐसे जाएगा। तो देखो तीनों हाइपोटेनियस पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, और वो हाइपोटेनियस का एक्चुअली में मिड पॉइंट होगा। इस बात की अभी मैं प्रूफ नहीं देने जा रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तो याद रखिए। तो ये हो जाएगा, और ये सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इन तीनों बात को लिख लेते हैं। तो नंबर 1, सर्कम सेंटर lies inside an acute inside of an acute angled triangle। दूसरा, ये कहाँ लाई करेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के आउटसाइड में, है ना। तो सर्कम सेंटर lies outside of an obtuse angled triangle, ठीक है। और तीसरा, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पर होगा, और कहां पर होगा, हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर, ठीक है। सर्कम सेंटर lies on the midpoint of hypotenuse, midpoint of hypotenuse of a right angled triangle। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अभी बाकी है, अब ध्यान से देखिए क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे देखो, अगर मान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मिड पॉइंट पर लाई करेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, या राइट एंगल ट्रायंगल हो, जो सर्कम सेंटर मतलब जो सर्कम सेंटर है वो वर्टेक्स से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्या मतलब हुआ, सर्कम सेंटर is equidistant from the vertices of any triangle। चाहे ट्रायंगल जैसा भी हो, सर्कम सेंटर हमेशा तीनों वर्टेक्स के इक्वल डिस्टेंस पर होगा। जैसे फिगर चाहिए क्या, फिगर दे देता हूं। जैसे ये है आपका, है ना, ट्रायंगल ए बी सी,
मान लेते हैं ये है आपका सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर जितना पॉइंट ए से दूर होगा उतना ही पॉइंट बी से और उतना ही पॉइंट सी से दूर होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग ऐसे करके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा। इस सर्कल को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं सरकम सर्कल, है ना, सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का जो सेंटर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरकम सेंटर। समझ में आया कि नहीं? आप इस बात को याद रखिए। अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो आगे चलते हैं। समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल पर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, जिस तरह से हम लोग सर्कम सेंटर का पढ़े ऑर्थो सेंटर का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर को हम लोग जनरली एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं लेकिन जनरली बुक में जो है एच से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लोग भी उसी से करेंगे ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाए। देखिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। अब देखो हर एक वर्टेक्स से आप एक क्या खींचो, एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। जैसे वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स से हम लोग सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। फिर वर्टेक्स बी से सामने वाला साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वर्टेक्स सी से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो तीन एल्टीट्यूड मिला, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है जी, हाइट, है ना। तो तीनों हाइट यानी एल्टीट्यूड जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर एच, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? इस पॉइंट का नाम डी दे दिया, इस पॉइंट का नाम ई, इस पॉइंट का नाम एफ दे दिया। तो आपके पास ए डी बी ई और सी एफ तीन एल्टीट्यूड है। तीनों एल्टीट्यूड इस पॉइंट एच पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। उसी पॉइंट एच को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ऑर्थो सेंटर का मतलब समझ में आ गया। तो अब डेफिनेशन लिख देता हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the altitudes, altitudes, altitude का मतलब हाइट, है ना। of altitudes is called ortho center. It is denoted by H, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए अगर मान लो ये वर्टेक्स ए है दिया हुआ x1, y1, वर्टेक्स बी है आपका x2, y2 और ये वर्टेक्स थ्री जो है x मतलब सी जो है x3, y3 है। तब इस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट h का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और y कोऑर्डिनेट y है। तब बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बड़ा सा फॉर्मूला है, अब याद रखिए x1, 10a प्लस x2, 10b प्लस x3, 10c बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट। क्या छोटा लग रहा है? और बड़ा नहीं चाहिए, इतना ही बहुत है ना। उसके बाद y कोऑर्डिनेट की अगर बात करेंगे तो वो होगा y1 10a प्लस y2 10b प्लस y3 10c बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c। ये है y कोऑर्डिनेट उसी इसका ऑर्थो सेंटर का।
ये भी फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होगा, तो इसीलिए आप याद रखना चाहे तो याद रखिए, नहीं तो भूलना चाहे तो भूल सकते हैं। ठीक है, वैसे आप क्या कीजिए, याद रखें तो अच्छी बात है। ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन क्या है। ये आपको टेन जो है, ये वही टेन है जो ट्रिगो में पढ़ते हैं, टेन थीटा की बात हो रही है। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी क्या है, इस ट्रायंगल के एंगल्स है। ये एंगल हो गया कैपिटल ए, ये एंगल कैपिटल बी और ये एंगल कैपिटल सी। क्या समझ में आ गया? तो ये ऑर्थो सेंटर की बेसिक बातें हैं, हम लोगों ने पढ़ी। तो उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं ऑर्थो सेंटर का। ऑर्थो सेंटर की जो पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ऑर्थो सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल के इनसाइड में लाई करेगा, जैसे सरकम सेंटर लाई करता था। तो ये मान लो कि एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है ए बी सी। तो आप अगर तीनों हाइट ड्रॉ करेंगे, तीनों एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे करके एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, यहाँ 90, यहाँ पर भी 90 है ना। तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? इनसाइड में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर इनसाइड में। तो नंबर वन, ऑर्थो सेंटर लाइज इनसाइड ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता तो क्या होता? पहले मैं इसको ऊपर मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, देखो देखिए, तो ये वर्टेक्स बी है, x2, y2। अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अगर हो जाए, मैं उस फिगर को मिटा दूं क्या? मिटा देता हूं ना। तो देखिए आप ध्यान से, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा तो जो एल्टीट्यूड्स है वो कहाँ बाइसेक्ट करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा। तो ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का मतलब ये कोण कितना होना चाहिए? ये एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यही ना मतलब हुआ। तो अब देखो, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि ये एंगल ए बी सी है ट्रायंगल का नाम। ये एंगल कितना होगा? 90 से बड़ा होगा, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। अब तीनों एल्टीट्यूड का अगर आप क्या ड्रॉ करें, तीनों एल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन करें, तो आपको पता चलेगा कि तीनों कहाँ पर मतलब इंटरसेक्ट करेगा, आउटसाइड द ट्रायंगल। जैसे देखो, ये वर्टेक्स बी है, यहां से आप सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आगे बढ़ा दो। फिर उसी तरह से ए से अगर आप सामने वाला साइड इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो देखो, तो इसको इधर बढ़ाओ पहले। ठीक है, अब इस वर्टेक्स ए से सामने वाला साइड बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे तो कभी परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। तो आपको पहले बी सी को इधर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, है ना। बी सी को पहले इधर प्रोड्यूस करना है। प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। चेहरा हो गया जी। ठीक है, देखो, इस वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कैसे करते हैं? ऐसे ही, है ना। ड्रॉ कर दिया, देखो कहाँ इंटरसेक्ट किया, आउटसाइड, है ना। तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। अब इस वर्टेक्स सी से भी सामने वाला साइड ए बी पर अगर आप ऐसा करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तब भी ये इसी से गुजरेगा, है ना। तो तीनों एल्टीट्यूड को ड्रॉ करने से क्या पता चला कि वो ट्रायंगल के आउटसाइड में इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के आउटसाइड में होगा, याद रखिए। तो ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, और तीसरा, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ही सिंपल सी बात है। ये कैसा ट्रायंगल था? एक्यूट एंगल्ड। ये कैसा था? ऑब्ट्यूस एंगल्ड। अभी मैं राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखिए।
अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं तो कैसे फिगर ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसका ये कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, है ना, ये कोण 90 डिग्री हो। तो ये ट्रायंगल एबीसी बी पर ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो वर्टेक्स ए से अगर आप उसके सामने वाले साइड बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो किधर से गुजरेगा, वर्टेक्स ए से हम इस बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे बी से गुजरेगा। और वर्टेक्स सी से अगर हम लोग ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब भी वर्टेक्स बी से ही गुजरेगा। इसका मतलब दोनों एल्टीट्यूड कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पर, है ना। उसी तरह से समझ में आ रहा है, उसी तरह से वर्ट ए सी है आपका। अब वर्टेक्स बी से अगर ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करके गुजरेगा, है ना। तो तीनों क्या हो गया, एक्चुअली वर्टेक्स बी पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वर्टेक्स बी जो है ना, यही एक्चुअली में ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑर्थो सेंटर is the point is the vertex of the triangle where right angle is formed, ठीक है, where right angle is formed। ओके, लिखिए। तो ऑर्थो सेंटर lies on the vertex of a right angled triangle where right angle is formed। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री होना जरूरी है, और जो कोण 90 डिग्री होगा उस वही जो उस कोण का जो वर्टेक्स होगा वही एक्चुअली में ऑर्थो सेंटर होगा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, बी क्या है, एक ऐसा एंगल है जहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्टेक्स बी ही एक्चुअली में ऑर्थो सेंटर होगा। आप इतना याद रखिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे और भी हम कुछ बातें नोट करके लिख लेंगे। ये हो गया, तीनों बात याद रखिए, ठीक है। एक और बात है, अभी देखो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात और लिख लो, तो लिख लो, देखो, नोट करके, नोट नंबर 1, देखो ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड हमेशा कोलिनियर होता है ना। ऑर्थो सेंटर, पहले सेंट्रोइड ही लिख देता हूं, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर always are always collinear, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना। और ये जो तीनों सेंटर है ये हमेशा क्या होगा, कोलिनियर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात और, नंबर 2, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड यानी जी, ठीक है, पूरा ही लिख देता हूं ना, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, क्या चारों सेंटर लिख चुके हैं, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर आर कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट क्या मतलब हुआ, बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड हो, सरकम सेंटर हो या ऑर्थो सेंटर हो या इन सेंटर हो, चारों में से कोई भी हो, सभी जो है क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। कोइंसिडेंट का मतलब क्या, यानी सभी एक ही पॉइंट होगा। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
एक साइड है 20 सेंटीमीटर, दूसरा साइड भी 20 सेंटीमीटर, तीसरा साइड भी 20 सेंटीमीटर, इक्विलेटरल हो गया। इस ट्रायंगल का मान लो कि ये सेंट्रॉइड है, तो यही ऑर्थो सेंटर होगा, वही इन सेंटर होगा, वही क्या होगा, सरकम सेंटर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, देखो अच्छा, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात और लिख लेते हैं। बोला कि सेंट्रॉइड divides the line segment joining the circumcenter and orthocenter में, पहले लिखो ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर एंड सरकम सेंटर, है ना। इन द रेशियो 2:1। क्या मतलब हुआ, देखिए क्या है कि कोई एक हमारे पास लाइन है, ये है आपका ऑर्थोसेंटर और ये है आपका सरकम सेंटर। आप यही सेंट्रॉइड इसी लाइन पर क्या होगा, लाई करेगा, है ना, और इसी लाइन सेगमेंट एच ओ पर लाई करेगा, ठीक है। और ये जो सेंट्रॉइड है 2:1 रेशियो में क्या करेगा, एच ओ को डिवाइड करेगा। समझ में आया? इंटरनली तो आप इस बात को याद रखिए, सेंट्रॉइड ऑलवेज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1, याद रखिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया, अब क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, एक बेसिक सा क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है फाइंड द circumcenter of the triangle whose vertices are, find the circumcenter of the triangle whose vertices are 0, 0, 0, 4 and 3, 0, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है 7/2, 2। ऑप्शन बी 2, 3/2। ऑप्शन सी 3/2, 2। ऑप्शन डी नन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जेई में नहीं पूछा है, अभी जेई वाला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ये सिर्फ ऐसे ही दे दिया ताकि आप थोड़ा सा कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओ। देखो क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स हम लोग को दिया गया है, हम लोग को बताना है उसका सर्कम सेंटर। कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है, आ जाओ। देखो हमारे पास क्या है,
ट्रायंगल का वर्टेक्स है सिर्फ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों वर्टेक्स को फिगर से दिखा देते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उसको ओरिजिन कहा जाएगा, तो ये दिस इज द पॉइंट ओरिजिन, है ना। अब ये है 0,0 एक पॉइंट ओरिजिन, ओरिजिन को ही 0,0 बोलते हैं। दूसरा वर्टेक्स क्या है हमारे पास 0,4, तो 0,4 किधर होगा, यहाँ पर कहीं 0,4। देखो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर होगा। ये पॉइंट 3,0 है तो 3,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर 3,0। वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर होगा। अब इस तीनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो ये ट्रायंगल बनेगा, ऐसे करके इसको मिला दिए, है ना। तो ये पॉइंट ओरिजिन है, तो इसको आप ए मान लो या कुछ, है ना। ये आप ओरिजिन को ओ ही बोल दो, इस पॉइंट को आप ए बोल दो, इस पॉइंट को बी बोल दो, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ट्रायंगल का क्या बताना है, सरकम सेंटर बताना है। तो हमारे पास एक तो ये फॉर्मूला है सरकम सेंटर का, मतलब सरकम सेंटर जो भी होगा, सरकम सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो आपने ओरिजिन को ओ से डिनोट किए हैं, तो सरकम सेंटर को ओ से डिनोट नहीं कीजिए, अभी सी से कीजिए, ठीक है। मान लो कि सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई मान लेते हैं, तो एक्स और वाई कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। कैसे निकलेगा जी, देखो x के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, ax1, नहीं वो फॉर्मूला था ना, क्या नाम था, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बाई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। क्या आप इस फॉर्मूला से बनाने जाएंगे तो आपको पहली बात तो तीनों एंगल पता होना चाहिए। ये 90 डिग्री है, ये एंगल ए एंगल बी आपको पता होना चाहिए, तीनों एंगल पता होना चाहिए कि नहीं, तभी तो निकलेगा ये फॉर्मूला से। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे तो वो तीनों एंगल पहले पता करना पड़ेगा, जो कि हमको पता नहीं है। तो हम लोग इतना बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला से काम नहीं करेंगे, हम लोग कुछ और तरीके से काम करेंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है, उसका जो मिड पॉइंट है वही एक्चुअली में सरकम सेंटर होता है। इसी बात का फायदा उठाया जाएगा। तो आ जाइए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो सिंस वी नो दैट क्या जानते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, द मिड पॉइंट, ये कंजूसी करके लिखो, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, the midpoint of the hypotenuse of right angled triangle is the circumcenter। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वही एक्चुअली में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, है ना। ये है, सॉरी ऑर्थो सेंटर नहीं, सरकम सेंटर। तो ये मिड पॉइंट है बीसी का, बीए का, वही क्या होगा एक्चुअली में सरकम सेंटर होगा। तो आप वही निकालो, ये एक्स कोमा वाई, यानी सी मिड पॉइंट है बी ए का। तो आप मिड पॉइंट फार्मूला से आप क्या करो, काम कर सकते हो। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, इसको x1 मानो 3 प्लस 0 बाई 2, मतलब 3 बाई 2। फिर y कोऑर्डिनेट निकालो, y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब y1 कितना है 4 प्लस 0, 4 प्लस 0 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 4 बाई 2 दैट इज 2। क्या आपको x कोऑर्डिनेट मिल चुका है और y कोऑर्डिनेट भी मिला है, तो सेंट्रॉइड का x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा 3 बाई 2 कोमा 2, ठीक है। ये हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 3 बाई 2 कोमा 2, ऑप्शन सी। क्या समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो हम लोग आगे की तरफ चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन लिखेंगे, लॉलीपॉप तो नहीं लिखेंगे अभी, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। खूबसूरत क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगे, है ना। तो ये खूबसूरत उतना नहीं कह सकते हैं,
अभी खूबसूरत क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ ऑर्थो सेंटर एंड circumcenter orthocenter and circumcenter of a triangle are 1, 2 and 3, 2, then centroid is option A 7/3, 5/3, option B 5/3, 7/3, option C 7, 5, ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखो बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल आर 1, 2 एंड 3, 2। ठीक है, तब बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का आप क्या बताइए, सेंट्रॉइड बताइए। कैसे बताएंगे, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ये अगर ऑर्थो सेंटर है और ये आपका सरकम सेंटर है, तो दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको सेंट्रॉइड जी हमेशा 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये बताया कि नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले, इसी बात का फायदा उठाना है। उठाओ, कैसे फायदा उठाएंगे। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है एक्चुअली में कितना 1, 2 और ये दिया हुआ है आपको 3, 2। अब जी निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। तो जी के कोऑर्डिनेट को आप मान लो कुछ x, y, आपको यही और x और y निकालना है। तो यहाँ सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और निकालेंगे। सेंट्रॉइड का फार्मूला यूज करके नहीं बनेगा, तो सेक्शन फार्मूला यूज करो। कैसे यूज करोगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सेक्शन फार्मूला बराबर x बराबर जानते हैं। अगर हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट है a x1, y1, ये पॉइंट है b x2, y2, इन दोनों लाइन पॉइंट को मिला देंगे तो ये लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा। यहाँ कोई एक पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब पॉइंट पी का x और y कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम लोग, ये कर रहे थे mx2 + nx1 m + n, है ना। और उसी तरह से y कोऑर्डिनेट my2 + ny1 m + n, उसी बात का फायदा उठाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, है ना। क्या फॉर्मूला, mx2 + nx1 m + n फॉर्मूला से m का मतलब 2, x2 का मतलब 3, तो 2 × 3 प्लस n का मतलब 1 और x1 का मतलब 2 बाई m + n यानी 2 + 1। ये बेसिकली कितना होगा, तो देखो तो 3 दूनी 6, 2 6 2 8 8/3, ठीक है, 8/3। आगे चलते हैं। आगे y निकालो। क्या कुछ गलती हुई है, नहीं ना। क्या निकाला, 2 × 3 + 1 × 2,
सही है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। m का मतलब 2, y2 का मतलब 2। अब यहाँ 2 नहीं होगा जी, यहाँ 1 होगा, ये हो जाएगा 7। ठीक है ना, ये कितना है 1 था, x1 है ना। यहाँ m इंटू वाई टू का मतलब 2 प्लस n इंटू 1 इंटू y1 मतलब 2 बाई 2 प्लस 1 मतलब ये कितना होगा, 2 3 4 2 6, 6/3 मतलब 2। तो आंसर क्या हुआ, x कोमा वाई आपको क्या मिला, x कोमा वाई ये मिला, x मिला आपको 7/3 और y मिला 2, 7/3 कोमा 2। ठीक है, y एक बार चेक करो, 7/3 ऑप्शन में तो है कहीं पर, लेकिन क्या ये 2 3 4 1 5 ने जी, ये 5 और 2 3 4 और 1 5 होता है, तो 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 है ना, 5/3 होगा, ये गलती हो गई 5/3। लेट्स रेक्टिफाई। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हम लोग को मिला 7/3 5/3, ये ऑप्शन है ना। ऑप्शन जब टिक लगता है तो बड़ा मजा आता है, तो आप क्या करो, मजा लो। आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो लंबा लेक्चर हो गया होगा, एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। तो हमने एक लॉलीपॉप सा क्वेश्चन और बनाया, अभी थोड़ा सा हम लोग जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो जेई में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखो ये क्वेश्चन है जेई 2019, ये क्वेश्चन जेई में 2019 में पूछा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे बनाना है। देखिए बोला कि टू वर्टाइसेस ऑफ a triangle, two vertices of a triangle are 0, 2 and 4, 3 if its orthocenter, बोला कि if its orthocenter is at origin, then its third vertex lies in which quadrant, है ना। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए दिया हुआ है 4th, ऑप्शन बी 2nd, ऑप्शन सी 3rd, ऑप्शन डी 1st। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे। देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि टू वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर 0, 2 एंड 4, 3। एक ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स है 0, 2 और दूसरा वर्टेक्स है 4, 3। इफ इट्स ऑर्थो सेंटर इज एट ओरिजिन, और ऑर्थो सेंटर क्या है, ओरिजिन ही ऑर्थो सेंटर है। उसके बाद बोला कि देन इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बोला कि उसका जो थर्ड वर्टेक्स है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आओ कमाल की बात करते हैं। तो देखो ये जेई के क्वेश्चंस ऐसे नमूने टाइप होते हैं, कैसे बनाएंगे। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन भरे नहीं है, तो हो सकता है एक दो कॉन्सेप्ट वहां से भी यूज हो जाए, तो मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है। देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का ये है वर्टेक्स ए, ये है वर्टेक्स बी और ये है वर्टेक्स सी। ठीक है, अब एक वर्टेक्स दिया हुआ है 0, 2,
दूसरा वर्टेक्स क्या दिया हुआ है 4,3। तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है, तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिन, ठीक है। तीसरा वर्टेक्स दिया हुआ है ओरिजिन 0,0, मान लेते हैं यही 0,0 है। उसके बाद हम लोग को बताना है, नहीं सॉरी एक मिनट, तीसरा वर्टेक्स हम लोग को दिया हुआ नहीं है, तीसरा वर्टेक्स निकालना है। दिया हुआ है ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर कहीं पर इधर होगा, मान लो कि ये ऑर्थो सेंटर है। अब ऑर्थो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दिया हुआ है ओरिजिन यानी 0,0, तो ये एक्चुअली में ओरिजिन है 0,0। तो आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीसरा वर्टेक्स निकालना है। अगर आप तीसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि वो तीसरा वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ऑप्शन में वही दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस में लाई करेगा वही टिक लगाना है। समझ में आ गया नहीं? आप क्वेश्चन कंक्लूड कर दें। एक ट्रायंगल है, 2 वर्टेक्स दिया हुआ है और ऑर्थो सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0। तीसरा वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा यही बताना है। समझ में आया कि नहीं? तो आ जाओ कैसे बनाएंगे। तो हम इस तीसरे वर्टेक्स को कुछ मान लेते हैं a, b। चलो मान लिए a, b। अब ये और b अगर आपने निकाल दिया तो काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो अब कैसे निकालोगे? तो देखो ऑर्थो सेंटर का जो इतना बड़ा सा फॉर्मूला था, याद आ रहा है कुछ? अब ऑर्थो सेंटर का एक फॉर्मूला था x बराबर, ऑर्थो सेंटर का x कोऑर्डिनेट x1 इंटू 10a प्लस x2 इंटू 10b प्लस x3 इंटू 10c बाई 10a प्लस 10b प्लस 10c, है ना? इतना बड़ा जो फॉर्मूला है, क्या आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हो सकता है देखो हिंट देता हूँ कैसे बनाना है। पहली बात तो ये है कि देखो ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन याद करो। ऑर्थो सेंटर का डेफिनेशन क्या होता था? डेफिनेशन था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। तो अगर आप ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप डी नाम दे दो। उसी तरह से बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये मिलेगा आपको ई नाम दे दो। पॉइंट सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट का नाम दे दो ई, एफ, सॉरी ई तो दे चुके हैं तो एफ दे दो, ठीक है। समझ में आएगा नहीं? जहां पर इंटरसेक्ट किया यही तो ऑर्थो सेंटर होगा, तो ये एक्चुअली में ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहाँ पर किस कॉन्सेप्ट से बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो ए और बी हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी है। अगर हम लोग ए और बी में दो इक्वेशन निकाल लेते हैं तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसलिए पहले ए और बी में दो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे और वहां से सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन कैसे होगा? ए और बी में दो इक्वेशन तो आपको अभी नहीं पता है, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। स्ट्रेट लाइन का एक कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूँ। अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देखिए। अभी मैं बता रहा हूँ कुछ, इस बात को पहले नोट करके लिख लीजिए। नोट करके क्या लिख लेंगे? नोट करके लिखेंगे कि कोई एक, अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई एक्सिस है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे करके जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तब इस थीटा को हम लोग बोलते हैं इनक्लाइनेशन उस लाइन का, ठीक है। लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ये जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हम लोग बोलेंगे स्लोप, ठीक है। अब मान लो कि इस स्ट्रेट लाइन पर अगर दो पॉइंट होगा, एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है b x2, y2, ठीक है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कितना होगा? स्लोप को m से डिनोट करते हैं, तो वो स्लोप होगा m बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसी बात का फायदा उठाया जाएगा। और एक खास बात, दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के क्या होगा कि दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, ये तो नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 2 क्या है कि दो स्ट्रेट लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, m1 और ये m2 इसका स्लोप है। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप दिया हुआ है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है m1 इंटू m2 वो एक्चुअली में -1 होगा। अगर ये दोनों बात आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है।
तो क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो स्लोप का मतलब क्या? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो इस थीटा को हम लोग इंक्लाइनेशन बोलेंगे, tan थीटा को उसका स्लोप कहा जाएगा, m से डिनोट किया जाएगा। और अगर कोई इस दो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन का पता हो, एक x1, y1, दूसरा पॉइंट x2, y2, तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, याद रहेगा। उसके बाद अगर दो स्ट्रेट लाइन है, एक का स्लोप m1, दूसरे का स्लोप m2 है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन क्या होगा? m1 इंटू m2 बराबर -1। इस बात का फायदा उठा करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे इसको। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसको मैं मिटा देता हूं, देखो कैसे बनाना है। क्वेश्चन भी मिटा देता हूं, मैं सॉल्यूशन पर चर्चा करता हूं, ठीक है, पूरा सॉल्व करके देखते हैं। पहली बात तो ये देखो, अगर आप बात करो एडी की, तो देखो एडी का स्लोप निकाल सकते हैं। एडी और बीसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एडी नहीं, आप ऐसा करो, देखो CF इज परपेंडिकुलर टू AB, तो इसका स्लोप निकालेंगे और CF का स्लोप निकाल लेंगे। तो जब CF का स्लोप निकाल लेंगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से A और B में एक इक्वेशन बन जाएगा। तो देखो स्लोप को हम से डिनोट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ AB की बात करेंगे तो AB का स्लोप कितना होगा? AB का स्लोप होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 3 बाई इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, तो आप करो 3 में से 2 गया 1 और 4 में से 0 गया, है ना, 4 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, तो 1/4। उसी तरह से आप किसका स्लोप निकालो? पहले तो CH का स्लोप निकालो, CH या CF जो बोलो, दोनों का स्लोप सेम ही होगा। तो स्लोप ऑफ CH या CF, है ना, CH बोलो या स्लोप ऑफ CF बोलो, दोनों बराबर होगा। और ये कितना होगा? तो देखो इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? b माइनस 0 बाई b माइनस a, तो b माइनस 0 बाई, तो y2 माइनस y1 का मतलब b माइनस 0 बाई a माइनस 0, ठीक है, तो b बाई a हो गया। दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करो नाउ, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? करो, तो स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CH, ये कितना हो जाएगा? -1। तो दोनों का स्लोप कितना है? एक का स्लोप है 1/4 और दूसरे का स्लोप है b बाई a, तो यहाँ से हो गया बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये b/4a इज इक्वल टू -1, यहाँ से हो जाएगा -4a क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर b, यहाँ से 4a प्लस b बराबर 0। ये आपको मिला एक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह से आप क्या करो, इसका स्लोप निकालो, किसका? BE का और AC का, दोनों का स्लोप दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो आप निकालो पहले AC का स्लोप ऑफ AC क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो b माइनस 2 बाई b माइनस x2, सॉरी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो a माइनस 0, ये हुआ इसका स्लोप। अब इसका BE का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ BE बराबर स्लोप ऑफ BH, ये दोनों का स्लोप सेम होगा क्योंकि सेम ही लाइन है ना जी। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस कितना? 3 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 यानी 4। अब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए दोनों का स्लोप हो जाएगा -1। अब इसका दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसका स्लोप -b/2 बाई a, b माइनस 2 बाई a इंटू 3/4 बराबर हो जाएगा -1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा? b, इसको मल्टीप्लाई करो, ये पूरा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 3b माइनस 6 बराबर ये 4a माइनस 4a हो जाएगा उधर जाकर के, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 0, है ना। तो ये दूसरा इक्वेशन आपको मिल गया, ठीक है कि नहीं?
और ये बराबर इतना, ठीक है। ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला, ठीक है नहीं। अब दूसरा इक्वेशन मिला तो अब कोई काम नहीं है, मैं इस फिगर को मिटा देता हूं। देखो दूसरा इक्वेशन मिला, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं ताकि ये पता चल जाए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो दोनों को सॉल्व करो तो देखो, ये 4a ये भी 4a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या है इक्वेशन 1, 4a प्लस 3b, 4a प्लस b बराबर 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, 4a प्लस 3b माइनस 6, 4a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 0। यही है ना दोनों इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की बात अगर करेंगे हम तो क्या मिलेगा, देखो दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, घटाओ भाई, जोड़ना नहीं है, घटा दो। घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा b में से 3b चला गया तो कितना, माइनस 2b, और यह क्या होगा प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से 2b बराबर 6 है ना, तो यहाँ से b बराबर कितना, 6/2 मतलब 3, b 3 निकला, b कितना निकला 3। अब इस फॉर इक्वेशन 1 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है देखो, 4a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या पुट करो, b पुट करो, 4a, b कितना है 3 है बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर कितना होगा, -3/4। समझ में आ गया नहीं आया, तो a निकल गया, तो आपको a और b निकल गया। तो हम लोग को क्या मिला, सेंट्रॉइड के सॉरी हम लोग ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट को क्या माने थे, ऑर्थो सेंटर नहीं, जो तीसरा वर्टेक्स था उसके कोऑर्डिनेट को a, b माने थे, और a, b हम लोगों ने निकाला -3/4, b कितना निकला था अभी 3, है ना। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, तो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का थर्ड वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव। अब सोचो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप अगर जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तो आप देखो तो, देखो ये है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो पहले नेगेटिव जाना है फिर पॉजिटिव जाना है, तो पहले नेगेटिव का मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, फिर पॉजिटिव का मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले इधर जाएंगे -3/4, फिर 3 इधर जाएंगे तो कहीं पर यहाँ पहुंच जाएंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट इज द आंसर। क्योंकि मैं ऑप्शन मिटा दिया हूं, तो आप देख लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट किस ऑप्शन में है, आप उसी में टिक लगाइए। क्या समझ में आ गया, थोड़ा सा लंबा लेक्चर था लेकिन ज़रूरी भी था। तो अभी हम लोगों ने सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब के बारे में पढ़ लिया। अब क्या हो गया, उसके बाद आगे मैं तो क्या होने वाला है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि अगला लेक्चर आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकें। देखिए तो मैं बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। क्या नाम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या पढ़ना होता है, तो हम लोग को कई चीजें पढ़नी होती है। पहला तो हम लोग बेसिक चीजें पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़े थे सेक्शन फार्मूला, इसमें 2 डिवीजन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन। फिर हम लोग पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर हम लोग इसमें क्या पढ़े, और सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड के बाद इन सेंटर पढ़े, फिर सर्कम सेंटर पढ़े, फिर ऑर्थो सेंटर पढ़े विथ जेई क्वेश्चंस। इतना हम लोग पढ़े। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में जेई का इतना ही सिलेबस है।
अगर आप इतना पढ़ लेते हैं जेईई का हर एक क्वेश्चन बना सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का नाम है लोकस। लोकस, लोकस, है ना। ये टॉपिक अगला वीडियो में चलेगा और उसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। पहले लोकस पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए, हम लोग अगला दिन मिलते हैं। ओके, थैंक यू।